हेलो फ्रेंड्स, जॉनटेक डिजिटल क्लासरूम में आपका स्वागत है। आज हम RSMSB जेई का जो आपका एग्ज़ाम हुआ था उसका डिटेल सॉल्यूशन यहाँ पर हम करेंगे। हमने 3 घंटे पहले हमने इसी पेपर की क्विक आंसर की अपलोड की थी, तब हमने बोला था कि हम डिटेल जो आपका सॉल्यूशन है उसको हम 7 बजे डिस्कस करेंगे, तो वो हम यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज एमल्शन पेंट कंटेंट। जो एमल्शन पेंट होगा उसमें क्या होगा, तो इसमें जो आपका सही आंसर है वो होगा पॉलीविनाइल एसीटेट। जो डी ऑप्शन है वो आपका करेक्ट है, डेटाबेस क्वेश्चन है डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द सरफेस टेंशन इन ए सॉप बबल ऑफ 40 mm डायमीटर। 40 mm डायमीटर के सॉप बबल में हमें सरफेस टेंशन फाइंड आउट करनी है। व्हेन द इनसाइड प्रेशर, जो इनसाइड प्रेशर है वो हमारा है 2.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर अबव एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो जो सरफेस टेंशन है वो आपको फाइंड आउट करनी है। तो अगर हम रिलेशन देखें, रिलेशन होता है हमारा कि प्रेशर इनसाइड 4 सिग्मा अपॉन आर। ठीक है, सॉप बबल के केस में जो आपका इनसाइड प्रेशर है और सरफेस टेंशन और उसके डायमीटर या जो रेडियस है उसके साथ जो रिलेशन होता है वो होता है P इज इक्वल टू 4 सिग्मा अपॉन आर। अब इसमें हमें P गिवन है, R हमें गिवन है, सिग्मा हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो P आपका गिवन है यहाँ पर 2.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर 4 इंटू सिग्मा। आर आपको यहाँ पर डायमीटर गिवन है, हम यहाँ पर आर यूज करेंगे, तो 40 डिवाइडेड बाई 2 और जो mm में है उसको हम मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो 2.5 इंटू 20 इंटू 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाई 4 दिस इक्वल टू सिग्मा। ठीक है, इसको जब आप सोल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आएगी 0.0125 न्यूटन पर मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, if the reduced level of a benchmark is 101 meter, the back side reading is 1.215 meter and the foresight is 1.810 meter, the reduced level of the forward station। ठीक है, बेंचमार्क पर आपकी साइट जो बैक साइट है वो गिवन है, बेंचमार्क का रिड्यूस लेवल गिवन है और आपसे बोला है कि जो फॉरवर्ड स्टेशन है वहां पर आपका जो उसका जो रिड्यूस लेवल है वो क्या होगा। ठीक है, तो इस चीज को डायग्राम से हम समझते हैं कि ये अगर हमारा रिड्यूस लेवल है रेफरेंस, जिसके अकॉर्डिंग हम जिसका लेवल हमें पता होगा वो है हमारा 101.00। यहां पर स्टाफ रखा हुआ है और किसी स्टेशन से आपने ये हमने यहां पर बैक साइड किया। बैक साइड की वैल्यू आ रही है हमारी 1.215। फिर फर्दर किसी और स्टेशन पे हमने स्टाफ रखा, तो ये हमारी फोरसाइट है और ये वैल्यू आ रही 1.810 मीटर। ठीक है, अब आपसे पूछा है इस स्टेशन के, अगर मैं इसको बी नाम देता हूं तो इस स्टेशन का रिड्यूस लेवल आपसे पूछा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि जो आपका इंस्ट्रूमेंट है, अगर हम इंस्ट्रूमेंट की हाइट में से इस रीडिंग को माइनस कर देंगे तो हमें यहाँ की इस बी पॉइंट का रिड्यूस लेवल मिल जाएगा। ठीक है, और इंस्ट्रूमेंट की हाइट हम कैसे निकालेंगे, उसके लिए हमने यहाँ पर जो RL था, जो हमें नॉन RL वाला वैल्यू था जिसको हम बेंचमार्क बोलते हैं, वहां पर हमने स्टाफ रीडिंग ली और RL में अगर हम स्टाफ रीडिंग ऐड करेंगे तो हमारी इंस्ट्रूमेंट हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट मिल जाएगी और उसमें से फिर हम माइनस कर देंगे फोर साइड। ठीक है, तो ये तो हमारी थी बैक साइड और ये हमारी थी फोर साइड। तो जो आपका रिड्यूस लेवल ऑफ बी, जो आपका फॉरवर्डेड स्टेशन है उसका जो रिड्यूस लेवल होगा वो होगा हमारा RL और फॉरवर्ड स्टेशन। वो क्या होगा, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस जो फोर साइट है, और वो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हम कैसे निकालेंगे, ये होगा 101.00 प्लस 1.215, ये तो हमारा
हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट है -1.810, ये हमारी फोरसाइट है और हमारा आंसर ये होगा। एक लाइन का आंसर है 1.215 माइनस 1.810, 100.405 मीटर। तो आंसर होगा यहाँ पर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगोनिक लाइन इज द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स हैविंग डिक्लिनेशन। अगोनिक लाइन कौन सी लाइन होगी? अगोनिक लाइन वो लाइन होगी जहां जिन लाइंस के जो डिक्लिनेशन है जीरो डिक्लिनेशन है। तो अगोनिक लाइन इज द लाइन जॉइनिंग पॉइंट्स हैविंग ए डिक्लिनेशन, जो होगा आपका जीरो डिक्लिनेशन, उसको हम बोलते हैं अगोनिक लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। टू क्लोज कोइल्ड स्प्रिंग्स ऑफ स्टीफनेस S एंड 2S, दो स्प्रिंग है, उनकी स्टीफनेस, एक की स्टीफनेस S है, एक की स्टीफनेस 2S है। अरेंज्ड इन सीरीज, एक बार तो आपने सीरीज में अरेंज किया इन वन केस, एंड इन पैरेलल इन अदर केस, अदर केस में आपने उनको पैरेलल में अरेंज किया। द रेशियो ऑफ स्टीफनेस ऑफ स्प्रिंग्स कनेक्टेड इन द सीरीज टू पैरेलल, अगर जो आपकी सीरीज में कनेक्टेड स्प्रिंग है उनकी जो स्टीफनेस होगी उसको हम पैरेलल में कनेक्टेड जो स्प्रिंग्स है उनकी स्टीफनेस से कंपेयर करेंगे, तो उसका आपसे रेशियो पूछा है। ठीक है, तो व्हेन springs are in सीरीज, जब स्प्रिंग सीरीज में होगी तो जो उनकी स्टीफनेस होती है वो होती है 1/k इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2। 1/s प्लस 1/2s, 2s इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, तो 2 + 1 3/2s इज इक्वल टू 1/k, और जो k होगा हमारा वो हो जाएगा 2s/3। नेक्स्ट वाला होगा व्हेन springs are पैरेलल, तो जो k होगा आपका वो होगा k1 प्लस k2 s प्लस 2s इज इक्वल टू 3s। अब अगर आप रेशो की बात करो, रेशो हमसे पूछा गया है द रेशियो ऑफ स्टीफनेस ऑफ स्प्रिंग्स कनेक्टेड इन सीरीज टू पैरेलल, जो सीरीज वाला जो अरेंजमेंट था उसका पैरेलल से आपको रेशियो बताना है। तो सीरीज के केस में आ रहा था 3/2s, पैरेलल के केस में आ रहा हमारा सीरीज के केस में आ रहा था आपका, सीरीज के केस में हमारा आ रहा है 2s/3। ठीक है, और जो पैरेलल के केस में हमारा आ रहा है 3s। तो इनका हमें रेशियो लेना है, तो k सीरीज डिवाइडेड बाई k पैरेलल, 2s/3 डिवाइडेड बाई 3s, s से s कैंसिल आउट, आंसर इज 2/9। तो जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर, ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द हाइट ऑफ द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन अबाउ द फ्लोर ऑफ थिकनेस t थिकनेस का कोई फ्लोर है, उससे ऊपर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन की जो हाइट है वो हमारी h है, एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मटेरियल ऑफ फ्लोर, जो फ्लोर के मटेरियल है उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी g है। द मिनिमम थिकनेस t ऑफ द फ्लोर डाउनस्ट्रीम ऑफ द क्रिस्ट वॉल इज गिवन बाय। ठीक है, जो आपका फ्लोर थिकनेस है उससे h हाइट पर आपकी जो आपकी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है वो आपकी h हाइट पर है, और जो फ्लोर है उसकी थिकनेस t है, और उसका जो मटेरियल है वो आपका g है। तो आपसे पूछा मिनिमम जो थिकनेस होगी फ्लोर की वो क्या होगी, तो इस अरेंजमेंट को हमने डायग्राम में बनाया हुआ है। ये हमने जब आंसर की बनाई थी, क्विक आंसर की जब हमने बनाई थी, तो उस टाइम में हमने बोला था कि इसमें कोई भी ऑप्शन आपका करेक्ट नहीं है। ठीक है, तो उसका सॉल्यूशन अभी हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये सिचुएशन है, जो आपका फ्लोर हाइट है उससे फ्लोर से h हाइट पर आपकी हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन है, और जो आपका फ्लोर है उसका स्पेसिफिक ग्रेविटी है आपकी g। जो फ्लोर का वेट लगेगा वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और जो आपका अपलिफ्ट जो प्रेशर लगेगा वाटर का वो लगेगा अपवर्ड डायरेक्शन में। तो अपलिफ्ट फेलियर को प्रिवेंट करने के लिए अगर हमारा जो वेट है वो आपका अपलिफ्ट प्रेशर से हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, वेट हम कैसे निकालेंगे, g हमें पता है,
गामा डब्ल्यू, ठीक है, ये मटेरियल की डेंसिटी इनटू दी टी। अपलिफ्ट प्रेशर अगर हमें निकालना है तो कितनी हाइट तक वाटर है, H प्लस टी, तो गामा डब्ल्यू इंटू एच प्लस टी, ठीक है। गामा डब्ल्यू से गामा डब्ल्यू कैंसिल आउट, जी टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच प्लस टी। टी इधर अगर हम लेकर आएंगे तो जी टी माइनस टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच। टी अगर आप कॉमन लेते हो तो जी माइनस वन एंड द टी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई जी माइनस वन। यह आपका करेक्ट आंसर होगा, जो कि किसी भी ऑप्शन में गिवन नहीं है, ठीक है। अगर आप ऑप्शन देखोगे यहाँ पर तो किसी भी ऑप्शन में ये आंसर गिवन नहीं है, तो ये इसके जो जितने भी ऑप्शन है वो सारे आपके इनअप्रोप्रिएट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक मेरिडियन is established at each traverse station and the direction of the line is determined with reference to magnetic meridian. This method of traversing is known as हर स्टेशन पे जाकर के आप मैग्नेटिक मेरिडियन सेट करते हो उस लाइन के अकॉर्डिंग, तो ये जो मेथड होगा वो मेथड होता है आपका लूज निडल मेथड। तो बी ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मटेरियल ऑफ ए रबर बलून हैज पॉइजन्स रेशियो 0.5 पॉइजन्स रेशियो है। इफ यूनिफॉर्म प्रेशर इज अप्लाइड टू ब्लो द बलून को फ्लो करने के लिए, फुल करने के लिए हमने यूनिफॉर्म प्रेशर अप्लाई किया, द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन ऑफ द मटेरियल, तो मटेरियल की वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होगी, ठीक है। तो जो ईवी होगा हमारा वो होता है चेंज इन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम, और वो होता है आपका ई एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन, वाई एंड जेड, ठीक है। अगर हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का एक्सप्रेशन लिखें तो उसमें आपका यूनिफॉर्म स्ट्रेन अगर हम माने तो सिग्मा बाई ई माइनस म्यू सिग्मा बाई ई माइनस म्यू सिग्मा बाई ई, ठीक है। सिग्मा अगर आप कॉमन ले लोगे सिग्मा बाई ई तो ये आएगा 1 माइनस 2 म्यू। अब अगर हम म्यू की वैल्यू यहाँ लिखते हैं, म्यू आपका कितना है 0.5, जब आप 0.5 यहाँ रखोगे तो ई वी इज इक्वल टू सिग्मा बाई ई 1 माइनस 0.5, 2 इंटू 0.5 होगा 1 और 1 माइनस 1 आपका 0, तो ई वी यहाँ पर आ जाएगा आपका 0, ठीक है। तो अगर सिग्मा की वैल्यू 0.5 है तो आपका जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है वो कितना हो जाएगा 0, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर इज ए पॉइंट वेयर, वो पॉइंट जहां पर बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करेगा वो हमारा पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर होगा, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू लेसीज थ्योरी द सिल्ट सपोर्टिंग एडीज आर जनरेटेड फ्रॉम, लेसी थ्योरी के अकॉर्डिंग जो सिल्ट जो आपकी एडीज जनरेट होती है वो बॉटम से और एज वेल एज साइड दोनों तरफ से जनरेट होगी। अगर कैनेडीज थ्योरी होती तो उसमें सिर्फ बॉटम से ही जनरेट होती है, लेकिन यहाँ पर बॉटम एज वेल एज साइड ऑफ चैनल। नेक्स्ट, वेटेड पैरामीटर ऑफ रेजिम चैनल फॉर ए डिस्चार्ज ऑफ 64 क्यूमेक एज पर लेसिस थ्योरी, लेसिस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो हमारा वेटेड पैरामीटर है 64 क्यूमेक के लिए वो क्या होगा, तो जो वो आपका एक्सप्रेशन होता है वो होता है P इज इक्वल टू 4.75 अंडर रूट क्यू। क्यू है यहाँ पर हमारा मीटर क्यूब पर सेकेंड या फिर क्यूमेक में डिस्चार्ज, तो P इज इक्वल टू 4.75 इंटू अंडर रूट 64, 4.75 अंडर रूट 64, तो इससे आंसर आ रहा हमारा 38 मीटर। बी ऑप्शन इज करेक्ट। द रिलेशन बिटवीन ड्यूटी इन हेक्टा क्यूमेक, डेप्थ ऑफ वाटर डेल्टा इन मीटर, बेस पीरियड इन डेज इज गिवन बाई, तो ये आपका रिलेशन होता है डेल्टा इज इक्वल टू 8.64 बी बाई डी। डेल्टा इज द डेप्थ, बी आपका हो जाएगा बेस पीरियड एंड डी आपका हो जाएगा ड्यूटी, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। Which of the following is the correct ratio of refraction correction to the curvature correction? तो जो आपका रिफ्रैक्शन करेक्शन होता है वो होता है 1/7 ऑफ कर्वेचर करेक्शन। आपसे रेशियो पूछा है CR और CC का, तो ये हो जाएगा 1/7,
7, तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, व्हाट इज द होल सर्कल बेयरिंग फॉर ए क्वाड्रेंट बेयरिंग। एक आपको क्वाड्रेंट बेयरिंग सिस्टम में वैल्यू गिवन है, उसके लिए आपको होल सर्कल बेयरिंग बनानी है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो जो क्वाड्रेंशियल बेयरिंग है वो आपकी नॉर्थ 15 डिग्री 28 मिनट्स वेस्ट, तो पहले हम डायरेक्शंस बनाएंगे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट वाली अगर बेयरिंग है तो इस तरफ होगी और इसकी वैल्यू आपको गिवन है 15 डिग्री 28 मिनट। हमें होल सर्कल बेयरिंग इस डायरेक्शन में लेना है, तो जो आपका ये जो वाइट वाला एंगल है ये हो जाएगा 360 डिग्री में से अगर मैं 15 डिग्री 28 मिनट्स को माइनस कर दूंगा तो होल सर्कल बियरिंग ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 15 डिग्री 28 मिनट्स। तो यहाँ पर आंसर आ रहा है आपका 344 डिग्री 32 मिनट्स, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, आपको रिड्यूस बियरिंग दी थी और होल सर्कल बियरिंग आपसे पूछी थी। नेक्स्ट इज द एंगल बिटवीन द ट्रू मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन इज नॉन एज। तो जो ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल होगा एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशन वो होता है हमारा मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। नेक्स्ट है ऑटोकैड का क्वेश्चन है, टू ऑब्टेन पैरेलल लाइंस कंसेंट्रिक सर्कल्स एंड द पैरेलल कर्व्स इज यूज्ड इन ऑटोकैड। कौन सा वाला टूल हम यूज करते हैं, तो ऑफसेट हम वहां पर यूज करेंगे जिससे हमें पैरेलल सर्कल, कंसेंट्रिक सर्कल्स एंड पैरेलल लाइंस मिलेगी। नेक्स्ट है, विच मोड अलाउज द यूजर टू ड्रॉ 90 डिग्री स्ट्रेट लाइंस इन ऑटोकैड। तो ऑर्थो जो आपका मोड है वो 90 डिग्री स्ट्रेट लाइन के लिए यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ब्रिक मैसनरी द बॉन्ड प्रोड्यूस्ड बाय लेइंग अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर इन ईच कोर्स। ईच कोर्स में अल्टरनेट हेडर एंड स्ट्रेचर, इस तरीके से स्ट्रेचर है, फिर एक हेडर आ जाएगा, फिर स्ट्रेचर आ जाएगा, फिर हेडर आ जाएगा, अल्टरनेट स्ट्रेचर एंड हेड इन ईच कोर्स। ठीक है, तो ये हमारा होता है डबल फ्लेमिश बॉन्ड। अगर ऐसा बोला जाता है कि अल्टरनेट स्ट्रेचर एंड, एक कोर्स तो आपका हेडर का होता है, एक कोर्स आपका स्ट्रेचर का होता है, तो वो आपका इंग्लिश बॉन्ड होता है। लेकिन यहाँ पर ईच कोर्स में, हर कोर्स में एक स्ट्रेचर एक हेडर है, तो वो आपका होता है डबल फ्लेमिश बॉन्ड। नेक्स्ट, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ गुड बिल्डिंग स्टोन शुड बी मोर देन। तो वो जो वैल्यू होगी क्रशिंग स्ट्रेंथ की गुड बिल्डिंग स्टोन की जो वैल्यू है वो 100 MPa से ज्यादा होनी चाहिए। नेक्स्ट, इकोनॉमिकल डेप्थ ऑफ प्लेट गर्डर कॉरेस्पॉन्ड्स टू। जो प्लेट गर्डर की इकोनॉमिकल डेप्थ है वो किसके अकॉर्डिंग होगी, तो हमारा जो हमारी डेप्थ हम लेंगे, हम जो जिसके लिए हम प्लेट गर्डर डिजाइन करते हैं, तो वो डेप्थ ऐसी होनी चाहिए कि मिनिमम वेट पर आपका जो इकोनॉमी है वो आपकी वेट पे डिपेंड करेगी कि अगर आपको मिनिमम वेट यूज कर रहे हो तो आपको आपका जो स्टील का कंजप्शन हो कम होगा, कम आपको जब आप उसका वॉल्यूम निकालोगे तो वेट बहुत कम होगा। तो मिनिमम वेट पर आपको स्ट्रेंथ मैक्सिमम मिलनी चाहिए। ठीक है, तो इकोनॉमिकल डेप्थ इसी तरीके से ही डिजाइन है कि जो आपका मिनिमम वेट है उस पर आपको जो डेप्थ है वो ऐसी मिले जो आपके बेंडिंग को रेजिस्ट कर दे। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा ए। ठीक है, नेक्स्ट, बेयरिंग स्ट्रेफनर इन ए प्लेट गर्डर इज यूज्ड टू। अब इस क्वेश्चन में दो ऑप्शन आपके सही हो सकते हैं, हम देखेंगे कौन सा मोस्ट अप्रोप्रिएट है। ठीक है, बियरिंग स्ट्रेफनर का यूज क्या है। बियरिंग स्ट्रेफनर का यूज ये होता है कि जहां पर, या पहले हम देखें कि बियरिंग स्टीफनेस को हम कहां प्रोवाइड करते हैं, तो हम प्रोवाइड करते हैं या तो एंड्स पर जहां पर रिएक्शंस आती है, या फिर वो पॉइंट जहां पर कंसंट्रेटेड लोड आएगा। ठीक है, तो जब कंसंट्रेटेड लोड होगा तो उस कंडीशन में अगर फ्लेंज से लोड वेब के थ्रू होता हुआ दूसरे फ्लेंज में जाएगा तो वेब आपकी बकल कर सकती है। ठीक है, तो जो आपके बियरिंग स्टीफनेस है उनका काम ये होगा कि एक फ्लेंज से दूसरे फ्लेंज में लोड को ट्रांसफर कर देगा ताकि लोड आपकी वेब में जा ही नहीं पाए। ठीक है, तो इससे क्या होता है, वेब बकल होने से बच जाती है। तो यहाँ पे दो ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन बोलता है ट्रांसफर द लोड फ्रॉम टॉप फ्लेंज टू बॉटम फ्लेंज, तो ये आपका सही है। और ये चीज होने के कारण क्या हो रहा है, वेब बकलिंग आपकी प्रिवेंट हो रही है। ठीक है, तो अगर हम मोस्ट अप्रोप्रिएट बात करें तो कर क्या रहा है, एक्चुअल में तो क्या कर रहा है कि जो लोड है वो टॉप फ्लेंज से बॉटम फ्लेंज पर ट्रांसफर कर रहा है, और उससे हो क्या रहा है, उससे ये हो रहा है कि जो वेब की जो बकलिंग है वो आपकी
प्रिवेंट हो रही है, ठीक है। तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो यहाँ पर ए होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम सही आंसर की बात करें तो ए भी सही है और आपका सी भी सही है, ठीक है। नेक्स्ट, द परसेंटेज ऑफ मिनिमम रीइंफोर्समेंट शुड बी ग्रॉस सेक्शन एरिया इन स्लेब। स्लेब में जो ग्रॉस सेक्शन एरिया का कितना परसेंटेज मिनिमम रीइंफोर्समेंट आप प्रोवाइड करोगे, तो जो आपका 0.0012 है वो तो हम प्रोवाइड करते हैं HYSD के लिए, और ये हम प्रोवाइड करते हैं माइल्ड स्टील के लिए, ठीक है। अब यहां पर भी जब इस तरीके से डायरेक्टली बिना स्टील के पूछे बिना जब पूछा जाता है तो जनरली जहां पर भी क्वेश्चन आंसर कंसीडर किया हुआ है वो सी किया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर HYSD मेंशन होता तो हमारा आंसर क्या हो जाता, बी, ठीक है। तो सी आंसर यहां पर हम मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है। नेक्स्ट, फॉर M150 मिक्स कंक्रीट अकॉर्डिंग टू IS स्पेसिफिकेशन लोकल बॉन्ड स्ट्रेस, पेपर में आपका बैंड था, एक्चुअल में बॉन्ड पूछा था, बॉन्ड स्ट्रेस इज, तो जो लोकल बॉन्ड स्ट्रेस होगी M150, ये 150 यहाँ पर kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर में, इसको जब आप कन्वर्ट करोगे न्यूटन पर mm स्क्वायर में तो ये आएगा M15, और इसके लिए जो आपकी वैल्यू होती है वो होती 0.5 न्यूटन पर mm स्क्वायर। फिर उसको आप कन्वर्ट करोगे kg में तो आपके पास वैल्यू आएगी 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, सिमेट्रिकल पैराबोलिक आर्च ऑफ स्पैन 19 मीटर एंड राइज 4 मीटर, स्पान उसका 19 मीटर है, राइज 4 मीटर है, इज हिंज्ड एट स्प्रिंगिंग, जो स्प्रिंगिंग्स पर हिंज है, इज सपोर्ट्स, इट सपोर्ट्स है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड 1.5 टन्स पर मीटर रन ऑफ स्पैन, द हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट इन टन्स एट इच स्प्रिंगिंग, ठीक है। स्प्रिंगिंग यहाँ पे सपोर्ट्स को बोलते हैं, तो 2 हिंज आज का क्वेश्चन है, इस तरीके से है आपका, और जो स्पैन है आपका वो है 19 मीटर, जो राइज है आपका वो है 4 मीटर, और जो यूडीएल लगा हुआ है 1.5 टन पर मीटर का, ठीक है। यूडीएल लगा हुआ 1.5 टन पर मीटर का। तो ये जो आपका हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट यहां पर डेवलप होगा वो आपसे पूछा है। तो H की वैल्यू होती है, इसको हम H से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हमारा L है, WL स्क्वायर अपॉन 8H, W है 1.5, L है हमारा 19 स्क्वायर इंटू 8 इंटू दी 4, 1.5 इंटू 19 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 19.62, 16.92 टन, ठीक है। तो ऑप्शन यहां पर अगर हम देखें तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है, आंसर भी आपका टन में ही पूछा गया था, ठीक है। नेक्स्ट, इफ इन ए कॉन्क्रीट मिक्स द फाइनेस्ट मॉड्यूलस ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज 7.6, कोर्स एग्रीगेट का फाइनेस्ट मॉड्यूलस 7.6 है, फाइनेस्ट मॉड्यूलस ऑफ फाइन एग्रीगेट इज 2.8 एंड इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ फाइनेस्ट मॉड्यूलस ऑफ कंबाइन एग्रीगेट इज 6.4, देन द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट इज, ठीक है। कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट के फाइनेस्ट मॉड्यूलस गिवन है, कंबाइंड जो आप मोस्ट इकोनॉमिक यूज करोगे उसका फाइनेस्ट मॉड्यूलस गिवन है, तो कितना परसेंटेज फाइन एग्रीगेट इसमें है वो हमें यहाँ पे निकालना है। तो इसका एक रिलेशन होगा, अगर हम इसको कोर्स एग्रीगेट के फाइनेस्ट मॉड्यूलस को x से रिप्रेजेंट करें, फाइन एग्रीगेट के फाइनेस्ट मॉड्यूलस को y से, और कंबाइन एग्रीगेट के फाइनेस्ट मॉड्यूलस को z से रिप्रेजेंट करें, तो जो परसेंटेज ऑफ फाइन एग्रीगेट होता है वो होता है x माइनस z डिवाइडेड बाई z माइनस y, ठीक है। x हमें गिवन है 7.6, y गिवन है 2.8 एट z गिवन है हमें 6.4, तो यहां पर हम निकालेंगे, तो x आपको गिवन है 7.6 माइनस z की वैल्यू आपको गिवन है 6.4 डिवाइडेड बाई z माइनस y 6.4 माइनस 2.8 इंटू 100, इसको अगर आप सोल्व करोगे ये आएगा 33.33%। तो यहां पर जो आंसर होगा आपका वो बी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है।
नेक्स्ट, द फील्ड कैपेसिटी ऑफ सोइल इज 25%, इट्स परमानेंट विल्टिंग पॉइंट इज 15%, specific dry unit weight is 1.5. If the depth of root zone of crop is 80 centimeter, then the storage capacity of the soil. ठीक है, आपको फील्ड कैपेसिटी गिवन है, परमानेंट विल्टिंग पॉइंट गिवन है, ड्राई यूनिट वेट, स्पेसिफिक ड्राई यूनिट वेट गिवन है और डेप्थ ऑफ रूट जोन गिवन है. ठीक है, और आपसे स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ सोइल पूछा है, तो इसका जो रिलेशनशिप होता है इन सबके बीच में वो होता है DW, यह हमारी स्टोरेज कैपेसिटी है, इज इक्वल टू गामा अपॉन गामा डब्ल्यू. ये डायरेक्टली हमें 1.5 गिवन है. फील्ड कैपेसिटी माइनस का विल्टिंग पॉइंट इनटू दी डी. ये रेशियो आपको डायरेक्टली 1.5 गिवन है. डी आपका 80 सेंटीमीटर है. फील्ड कैपेसिटी 0.25, विल्टिंग पॉइंट 0.15. जब एनालाइज करोगे तो 12 सेंटीमीटर आपका यहाँ पर आंसर होगा. ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा. नेक्स्ट है, इन कॉलम एनालॉजी द एरिया ऑफ एनालॉगस कॉलम फॉर ए फिक्स्ड बीम ऑफ स्पान L एंड द फ्लेक्सुरल रिजिडिटी EI इज टेकन एज. तो ये हम लेते हैं L अपॉन EI. ये ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 68, a fixed beam AB of span L, AB है जिसका स्पैन L है, subjected to a clockwise movement at a distance A from end A. A वाले एंड से A डिस्टेंस पर clockwise movement लग रहा है आपका M. तो fixed end moment at end A will be ये वाली कंडीशन है. फिक्स्ड बीम है जिसका स्पैन L है. ए डिस्टेंस पर M लग रहा है, इसको हम बोलते हैं B, या फिर B की जगह हम लिखेंगे L माइनस A, क्योंकि B हमें गिवन नहीं है और ऑप्शन यहाँ पर सारे आपका L और A में ही आएंगे. ठीक है, अब जो MAB होता है हमारा, वो होता है MB 3A माइनस L. ठीक है, डिवाइडेड बाई L स्क्वायर. इसको सिंप्लीफाई अगर करें, L माइनस A 3A माइनस A प्लस B. L की जगह हम लिख सकते हैं A प्लस B. ठीक है, AB बार और डिवाइडेड बाई L स्क्वायर. थ्री ए माइनस A माइनस B डिवाइडेड बाई L स्क्वायर. ठीक है, MAB बार M L माइनस A इंटू 2A माइनस B को फिर से हम क्या लिख सकते हैं L माइनस A डिवाइडेड बाई L स्क्वायर. MAB बार M माइनस A इंटू 2A माइनस L प्लस A अपॉन L स्क्वायर. MAB बार L माइनस A इंटू 3A माइनस L डिवाइडेड बाई L स्क्वायर. अब जब आप माइनस कॉमन लोगे इसमें, माइनस L माइनस A L माइनस 3A डिवाइडेड बाई L स्क्वायर, तब आपका ऑप्शन मैच होगा. तो M इंटू L माइनस A L माइनस 3A डिवाइडेड बाई L स्क्वायर. तो जो आपका A ऑप्शन है वो आपका यहाँ पर
करेक्ट होगा। माइनस का मतलब ये होगा कि जो आपका साइन होगा उससे अपोजिट साइन में आपका जनरेट होगा, ठीक है। तो m बाई एल स्क्वायर, एल माइनस ए, एल माइनस 3 है, ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर बीम ऑफ स्पैन एल, एल स्पैन का सिंपली सपोर्टेड रेक्टेंगुलर बीम है एंड डेप्थ डी, जिसकी डेप्थ डी है, कैरीज है सेंटर लोड W, उस पर सेंटर लोड W लग रहा है, सिंपली सपोर्टेड बीम है। द रेशियो ऑफ मैक्सिमम डिफ्लेक्शन, जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा टू मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, ठीक है। तो ये आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है, इस पर आपने लगा दिया W और ये यहाँ पर स्पैन L है, ठीक है। जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा डेल्टा मैक्स होता है W L क्यूब अपॉन 48 EI, और मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट की जरूरत पड़ेगी, वो होगा आपका WL/4, ठीक है। तो बेंडिंग स्ट्रेस जो मैक्सिमम होगी, बेंडिंग स्ट्रेस होती है हमारी M/I सिग्मा बाई वाई, और जो आपका रेक्टेंगुलर बीम है जिसकी डेप्थ आपको यहाँ पर D गिवन है, मैक्सिमम स्ट्रेस होगी आपकी न्यूट्रल एक्सिस से एक्सट्रीम फाइबर पे, तो वहां पर y की वैल्यू हो जाएगी D/2। सिग्मा तभी मैक्सिमम होगी जब y आपका क्या हो जाएगा y मैक्स। अब यहाँ और m जो आपका m मैक्स की वैल्यू कितनी है WL/4, तो सिग्मा मैक्स तो हो रहा है हमारा WL/4 डिवाइडेड बाई I इंटू D/2, ठीक है। तो आपसे पूछा है रेशियो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन टू मैक्सिमम बेंडिंग स्ट्रेस, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है WL³ अपॉन 48 EI, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन है WLD अपॉन 8। एक बार इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, LD अपॉन 8I, ठीक है। दोनों का रेशियो अगर हम देखेंगे तो डेल्टा मैक्स अपॉन सिग्मा मैक्स WL³ अपॉन 48 EI डिवाइडेड बाई WLD अपॉन 8I, ठीक है। W से W कैंसिल आउट, I से I कैंसिल आउट, L से L स्क्वायर, ये आपका 6 टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर जो वैल्यू बचेगी वो होगी आपकी L स्क्वायर अपॉन 6 ED, ठीक है। ऑप्शन अगर आप देखोगे तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। सिंप्लीफाई जब आप करोगे तो L स्क्वायर अपॉन 6 ED आपका बाद में इसमें बचेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if W is load on a circular slab of radius r, the maximum radial moment at the center of the slab। तो जो मैक्सिमम रेडियल मोमेंट होगा जब आपका सर्कुलर स्लेब पर W लोड लगा हुआ है, तो मैक्सिमम रेडियल मोमेंट होता है 3W r² अपॉन 16। ए ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द डिस्प्लेसमेंट मेथड, यहाँ पर कुछ मेथड्स के नाम है, इनमें से कौन सा डिस्प्लेसमेंट मेथड नहीं है। दो टाइप के मेथड होते हैं, स्टीफनेस मेथड एंड डिस्प्लेसमेंट मेथड, ठीक है। सॉरी, स्टीफनेस डिस्प्लेसमेंट मेथड एंड फोर्स मेथड्स। तो कौन सा वाला इसमें से फोर्स डिस्प्लेसमेंट मेथड नहीं है, मतलब वो फोर्स मेथड होगा। तो यहां पर अगर हम देखें तो कानीज मेथड हमारा डिस्प्लेसमेंट मेथड की कैटेगरी में आता है। ये भी आपका डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इक्विलिब्रियम मेथड भी आपका डिस्प्लेसमेंट मेथड की कैटेगरी में आता है। ये आपका फोर्स मेथड है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट मेथड को हम इक्विलिब्रियम मेथड्स भी बोलते हैं और फोर्स मेथड्स को हम कंपैटिबिलिटी मेथड भी बोलते हैं। तो ये जो कॉलम एनालॉजी मेथड है, ये फोर्स मेथड या फिर कंपैटिबिलिटी मेथड के
टाइप में आता है। और आपसे यहाँ पूछा है कौन सा डिस्प्लेसमेंट मेथड नहीं है, तो जो आपका फोर्स मेथड है वो डिस्प्लेसमेंट मेथड नहीं होगा। तो 3 तो आपके डिस्प्लेसमेंट मेथड है, एक आपका फोर्स मेथड है, वो है आपका कॉलम एनालॉजी मेथड। नेक्स्ट, द डिफॉर्मेशन ऑफ ए स्प्रिंग प्रोड्यूस्ड बाय यूनिट लोड इज कॉल्ड। स्टीफनेस का यूनिट लोड की वजह से जो डिफॉर्मेशन जनरेट होगा वो आपका क्या होगा, ठीक है। तो दो चीजें होती है आपकी, कि एक तो होती है आपकी के, जिसको हम स्टीफनेस बोलते हैं, वो होती है पी बाई डेल्टा। ये होती है फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफॉर्मेशन, ठीक है। यूनिट डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने के लिए जो फोर्स रिक्वायर्ड है वो तो स्टीफनेस है, ठीक है। और यूनिट फोर्स की वजह से जो डिस्प्लेसमेंट को जनरेट होगा वो हमारी फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जस्ट अपोजिट होगा। अगर हम एफ से शो करें तो वो होगा डेल्टा बाई पी। तो फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफॉर्मेशन, force required to produce unit deformation and displacement generate due to unit फोर्स। डिस्प्लेसमेंट जनरेट ड्यू टू यूनिट फोर्स और फोर्स रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस यूनिट डिफॉर्मेशन, ठीक है। यहां हमसे क्या पूछा है, यूनिट लोड की वजह से जो डिफॉर्मेशन जनरेट हो रहा, तो वो हमारा क्या होता है, फ्लेक्सिबिलिटी। एक दूसरे के अपोजिट होंगे। सेलेक्ट द करेक्ट रेंज ऑफ डेंसिटी इंडेक्स। डेंसिटी इंडेक्स की करेक्ट रेंज हमें बतानी है। डेंसिटी इंडेक्स क्या होती है हमारी, ये होती है मैक्सिमम वॉइड रेशियो ई, जो नॉर्मल आपका अभी है, ई मैक्स माइनस ई मिनिमम, ठीक है। तो ये इसकी वैल्यू आपकी 0 के इक्वल भी हो सकती है जब नॉर्मल मैक्स के बराबर हो जाए, और आपकी 1 के इक्वल भी हो सकती है जब नॉर्मल आपका मिनिमम के इक्वल हो जाए। तो 1 से 0 के बीच में वेरी करेगी, और 1 और 0 के भी इक्वल हो सकती है। तो डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है, सोइल इज सेड टू बी वेल ग्रेडेड इफ कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। किसी भी सोइल को अगर हम वेल ग्रेडेड बोले तो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर तो वो होगा आपका 1 से 3 के बीच में, 1 and 3 होगा। तो आपका कोफिशिएंट सोइल आपकी वेल ग्रेडेड होगी। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। इनऑर्गेनिक सोइल विद लो कंप्रेसिबिलिटी। लो कंप्रेसिबिलिटी अगर आपकी इनऑर्गेनिक सोइल है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो हम रिप्रेजेंट करते हैं एम तो इनऑर्गेनिक सोइल के लिए, एल आपका लो कंप्रेसिबिलिटी के लिए। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, द मैक्सिमम पार्टिकल साइज फॉर विच डार्सी लॉ इज एप्लीकेबल। डार्सी लॉ एप्लीकेबल होता है आपका लेमिनार फ्लो के लिए, और एलन हेसन के अकॉर्डिंग जो आपका लेमिनार फ्लो होगा सोइल के केस में, उसके लिए जो आपकी मैक्सिमम पार्टिकल साइज है वो होगी 0.5 mm। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। द कंप्रेशन इंडेक्स ऑफ सोइल, जो कंप्रेशन इंडेक्स है वो सोइल, वो आपकी उस पे उसकी डिपेंडेंसी पूछी आपकी लिक्विड लिमिट और प्लास्टिक लिमिट से। तो पहले देखते हैं कंप्रेशन इंडेक्स क्या होती है। तो सी सी इज इक्वल टू 0.009 WL माइनस 10 नॉर्मल सोइल के लिए, जो और जो WL है आपकी वो है आपकी लिक्विड लिमिट। तो जैसे जैसे लिक्विड लिमिट बढ़ेगी आपकी कंप्रेशन इंडेक्स भी इंक्रीज होगी। तो बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, द मिनिमम वाटर कंटेंट एट विच सोइल जस्ट बिगिन टू क्रम्बल when rolled into 3 mm in diameter। वो मिनिमम लिमिट जहां पर अगर हम सोइल को 3 mm डायमीटर की अगर उसको हम रोल बनाते हैं तो वो क्रम्बिंग करने लग जाती है। क्रम्बिंग का मतलब क्रैक्स आने लग जाएंगे उसकी सरफेस पे। तो वो जो लिमिट होती है वो होती है हमारी प्लास्टिक लिमिट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी ग्रिड पॉइंट डज ए सर्कल हैव इन ऑटोकैड। तो जो सर्कल है उसके लिए जो ग्रिड पॉइंट है आपके 4 तो आपके सर्कमफेरेंशियल के लिए होंगे, 1 2 3 4, और 1 पॉइंट होगा आपका सेंटर के लिए। तो जो आपका सही आंसर है वो है ए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट शुड नॉट बी लेस देन। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट के लिए जो इनिशियल सेटिंग टाइम है वो 30 मिनट से कम नहीं होना चाहिए।
तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, द एरिया ऑफ स्लोपिंग सरफेस ऑफ ए प्रोटेक्टिव एम्बैंकमेंट ऑफ मीन हाइट d एंड साइड स्लोप s रेशो 1 एंड द लेंथ l इज, किस जो आपका एम्बैंकमेंट है उसका जो एम्बैंकमेंट का जो आपका साइड वाला स्लोप है उसका एरिया पूछा है। तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे। ये आपका एम्बैंकमेंट का क्रॉस सेक्शन एरिया है, ये उसकी विड्थ, ये d, और जो आपका स्लोप गिवन है 1 वर्टिकल s हॉरिजॉन्टल। ये वाली जो सरफेस है इसका आपसे एरिया पूछा गया है, इस सरफेस का आपसे एरिया पूछा गया है जो हम येलो से इसको रिप्रेजेंट। तो इस सरफेस में जो स्लोपिंग सरफेस है उसका एरिया हमें रिक्वायर्ड निकालना होगा। तो इस एरिया के लिए अगर हम यहाँ पर देखें तो ये आपका d है, ये साइड स्लोप है 1 वर्टिकल s हॉरिजॉन्टल है, तो d वर्टिकल अगर हम चल गए तो ये हो जाएगा SD, ये SD और ये आपका B। हमें चाहिए इसका और ये वाला, ये तो आपकी लेंथ है। ये साइड स्लोप कैसे आएगी, यहाँ पर हम लगाएंगे इन दोनों के अकॉर्डिंग हम इसकी डायमेंशन निकाल लेंगे। वो कैसे आएगी, अंडर रूट SD का स्क्वायर प्लस D स्क्वायर और इनटू दी L। D अगर हम कॉमन ले लें तो L D अंडर रूट S स्क्वायर प्लस 1। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर A। ठीक है, जो आपका ये वाला एरिया था जिस पर हम स्टोन पिचिंग करते हैं उसका एरिया यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो ये होगा दिस सरफेस एंड लेंथ, तो LD इंटू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस 1। नेक्स्ट, इन ऑर्डर टू मेजर द मैग्नेटिक बेयरिंग ऑफ ए लाइन द थियोडोलाइट शुड बी प्रोवाइडेड विद। मैग्नेटिक बेयरिंग निकालनी किसी लाइन की, तो थियोडोलाइट में क्या फिट होगा, तो उसमें हम यूज करेंगे कंपास। थ्रो कंपास हम यूज करते हैं प्लेन टेबल में। तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। द एक्सपेक्टेड आउटटर्न वर्क ऑफ 12 mm प्लास्टरिंग विद सीमेंट मोटार। ठीक है, आउटटर्न वर्क होगा कि किसी भी स्किल्ड लेबर की एक दिन में कार्य करने की जो कैपेसिटी है, कि कोई भी स्किल्ड लेबर एक दिन में 12 mm प्लास्टर का कितना एरिया करेगा, तो वो उसका आउटटर्न वर्क या उसे टास्क बोलते हैं। तो इसकी वैल्यू होती है 8 स्क्वायर मीटर। ठीक है, डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, एस्टिमेशन में इस तरह के क्वेश्चन जनरली पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइट इज टेकन ऑन ए टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट पर हम कौन कौन सी साइट देख लेते हैं यहाँ पर, तो जो टर्निंग पॉइंट होगा वहां पर हम फोर साइड भी लेंगे और वहां पर हम बैक साइड भी लेंगे। ठीक है, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, एगेट केप इज फिटेड विद। एगेट केप किसके साथ फिट होगा, तो एगेट केप आपका प्रिज्मेटिक कंपास के साथ फिट होगा, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है, इक्विपोटेंशियल लाइन एंड स्ट्रीम लाइन आर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। जो इक्विपोटेंशियल लाइन और स्ट्रीम लाइन है वो एक दूसरे से 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करती है, तो यहां पर होगा आपका सी ऑप्शन। नेक्स्ट है, प्रेशर इनसाइड ए वाटर ड्रॉपलेट इज गिवन बाय द रिलेशन। वाटर ड्रॉपलेट के अंदर जो प्रेशर रिलेशनशिप है वो क्या होगा, इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन हमने इसमें पहले भी आया हुआ, इसी पेपर में हमने सोल्व किया था, फर्स्ट या सेकंड क्वेश्चन था शायद। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा P इज इक्वल टू 4 सिग्मा बाई डी, या फिर इसको बोलेंगे हम 2 सिग्मा बाई आर, अगर आप डायमीटर की जगह रेडियस यूज करेंगे तो। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्पेसिफिक टास्क इन CPM इज नोन एज। किसी स्पेसिफिक टास्क की जो परफॉर्मेंस है उसको हम बोलते हैं एक्टिविटी। ठीक है, इस तरीके से अगर हम बताएं तो ये तो हमारा इवेंट है, स्टार्ट और यहाँ पर एंड हो रहा है, और ये जो परफॉर्मेंस है पूरी यहाँ से आता है कि आपकी एक्टिविटी है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन रिप्रेजेंट द करेक्ट वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर होता है आपका D30 का स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10। ठीक है, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, इफ द प्लास्टिसिटी इंडेक्स ऑफ सॉइल मास इज 0 देन द टाइप ऑफ सॉइल। किसी भी सॉइल मास की अगर प्लास्टिसिटी इंडेक्स 0 है
तो वो किस टाइप की सोइल है। तो प्लास्टिसिटी इंडेक्स प्लास्टिसिटी को शो करती है, और जो सैंड होती है उनकी प्लास्टिसिटी 0 होगी। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो होगा आपका ए, सैंड। ठीक है, नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर से, व्हाट इज द डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेसी ऑफ प्लेन स्ट्रक्चर एंड शोन इज गिवन बिलो, फिगर बिलो। ठीक है, ये आपको यहाँ पर ट्रस गिवन है, प्लेन है मतलब 2D ट्रस है, इसकी आपको स्टैटिक इंडिटरमिनेसी बतानी है। जो आपकी ds होगी वो होती है dsi प्लस dse। dsi is the internal static indeterminacy, ds is the external static indeterminacy। dse is equal to re minus 3 एंड re यहाँ पर क्या है, जो नंबर ऑफ रिएक्शंस है, दोनों हिंज सपोर्ट है, तो नंबर ऑफ रिएक्शंस तो हमारा जो होगा वो हो जाएगा 4 माइनस 3 1। dsi इंटरनल स्टैटिक इंडिटरमिनेसी होता है m माइनस 2j माइनस 3। m इज द नंबर ऑफ मेंबर्स, j इज द नंबर ऑफ जॉइंट्स। नंबर ऑफ मेंबर्स को अगर हम काउंट करें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 मेंबर है यहाँ पर, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है, ये जॉइंट नहीं है आपके। और जॉइंट अगर हम देखें तो 1 2 3 4 5 यहाँ पर जॉइंट है, तो m तो आपका है 10 और जॉइंट है आपका 5। अब इसमें अगर हम पुट करेंगे तो dsi इज इक्वल टू 10 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 3, 10 माइनस 10 माइनस 3, तो यहाँ पर ये आ जाएगा आपका 3। तो टोटल ds की जब हम बात करें तो dsi प्लस dse 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। ऑप्शन होगा यहाँ पर बी। जो स्ट्रक्चर है आपका वो 4 डिग्री का इनडिटरमिनेट है। नेक्स्ट, बेंडिंग मोमेंट एट एनी सेक्शन इन ए कॉन्जुगेट बीम गिव्स इन द एक्चुअल बीम। एक्चुअल जो कॉन्जुगेट बीम का बेंडिंग मोमेंट है वो रियल बीम के लिए जो आपका कॉन्जुगेट बीम का हर पॉइंट पे जो बेंडिंग मोमेंट है वो रियल बीम के लिए हर पॉइंट पर डिफ्लेक्शन देगा। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन करेक्ट है। A rigid jointed plane frame is stable and statically determinate। अगर rigid jointed plate frame है वो अगर आपका स्टेबल है एंड स्टेटिकली डिटर्मिनेट है तो उनके बीच में रिलेशन क्या होगा। तो जो ds आपका होगा रिजिड में वो हम अगर लिखें तो टोटल अननोन माइनस टोटल कंडीशंस अवेलेबल एट ईच जॉइंट। ठीक है, टोटल अननोन्स क्या होंगे, जो नंबर ऑफ टोटल अननोन्स होते हैं एक्सटर्नल रिएक्शंस एंड इंटरनल रिएक्शन। एक्सटर्नल रिएक्शंस होगी एक्सटर्नल सपोर्ट्स पे जो रिएक्शन आ रही है, और इंटरनल रिएक्शंस होगी जो मेंबर में फोर्सेस जनरेट हो रहे हैं। तो एक्सटर्नल रिएक्शंस तो हमारी होती है आर, या फिर इसको यहाँ पर स्मॉल आर से शो करते हैं। इंटरनल रिएक्शंस होगी हर मेंबर में 2D जो रिजिड फ्रेम है उसके हर मेंबर में 3 टाइप की इंटरनल रिएक्शन जनरेट होती है, बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स एंड एक्सियल थ्रस्ट। तो नंबर ऑफ मेंबर अगर m है तो वो हो जाएगी 3 इंटू m। एंड कंडीशंस, हर जॉइंट पर 3 कंडीशन अवेलेबल है, समेशन ऑफ fx, समेशन ऑफ fy एंड समेशन ऑफ fz0 सॉरी समेशन ऑफ fx, समेशन ऑफ fy एंड समेशन ऑफ mz0। तो नंबर ऑफ जॉइंट j है तो ये हो जाएगी 3j। ठीक है, अब अगर ये ds 0 के इक्वल होगी तो ये आपका डिटर्मिनेट है, अगर ये ds 0 से ज्यादा हो जाएगी तो आपका इनडिटर्मिनेट है, और ये ds अगर 0 से कम होगा मतलब -1 होगा तो ये आपका अनस्टेबल है। तो यहाँ पर आपसे पूछा है स्टेबल एंड स्टेटिकली डिटर्मिनेट, तो उसके लिए ds को 0 होना होगा, तो r प्लस 3m इज इक्वल टू 3j। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 3m प्लस r माइनस का 3j, सी ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो ऑफ द मटेरियल लाई बिटवीन। मटेरियल की जो पॉइजन्स रेशियो की वैल्यू है वो 0 से 1/2 तक वेरी करती है, 0 से 0.5 तक। नेक्स्ट, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रेक्टेंगल ऑफ विड्थ b and depth d about an axis xx passing through its center of gravity and parallel to ends।
ये रेक्टेंगुलर बीम है आपका, विड्थ b है एंड डेप्थ d है, और इसकी सेंट्रोइड से जो एक्सेस पास होती है इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो सिंपल क्वेश्चन है BD³/12, बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है द रिलेशनशिप बिटवीन मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी E, बल्क मॉड्यूलस K एंड पॉइजन्स रेशियो 1/m, या फिर इसको शो करते हैं म्यू से। तो E, K एंड म्यू के बीच में रिलेशनशिप क्या होगा, तो E इज इक्वल टू 3K/1 - 2 म्यू, E इज इक्वल टू 3K × 1 - 2 म्यू, और म्यू की जगह अगर हम 1 - 2/m, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इन ए सिंपली सपोर्टेड बीम विद ए सेंट्रल लोड इज गिवन बाय। फिर से ये आपका कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ है, अभी इसी पेपर में आपका एक क्वेश्चन भी था। तो सेंटर पॉइंट लोड, अगर सेंटर पे कोई कंसंट्रेटेड लोड लगा है सिंपली सपोर्टेड बीम पे, तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्या होगा, वहां पर हमने देखा था WL3/48 EI। नेक्स्ट है विच इज दिस सिंबल यूज्ड फॉर वेल ग्रेडेड ग्रेवल एज पर इंडियन स्टैंडर्ड क्लासिफिकेशन। वेल ग्रेडेड ग्रेवल के लिए जो आपका होगा G फॉर ग्रेवल एंड W फॉर वेल, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा, GW। नेक्स्ट द मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिटार्डर इन सीमेंट, सीमेंट में जो मोस्ट कॉमनली यूज्ड रिटार्डर है, रिटार्डर होगा आपका जिप्सम। रिटार्डर क्या होगा, जो अर्ली स्ट्रेंथ गेन को की जो स्ट्रेंथ गेन की जो स्पीड जो रेट है उसको वो स्लो कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज नॉट एंडोजीनस, तो देवदार इज नॉट एंडोजीनस। नेक्स्ट है क्विक लाइम ऑन रिएक्शन विद वाटर गिव, जब क्विक लाइम की वाटर के साथ रिएक्शन होगी तो आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जनरेट होगा। न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी इज ए रिलेशनशिप बिटवीन, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी जो आपकी है वो रिलेशनशिप होगा किसके बीच में, न्यूटन्स लॉ आपका होता है टाउ इज इक्वल टू म्यू du/dy, ठीक है। टाउ इज द शियर स्ट्रेस, ड्यू आपका वेलोसिटी ग्रेडियंट, और जो du/dy है वो dθ/dt के इक्वल भी होता है। dθ/dt है आपका रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, तो जब du/dy की जगह हम यहाँ पर dθ/dt भी लिख सकते हैं। तो किस किस के बीच में रिलेशन है, शियर स्ट्रेस एंड रेट ऑफ शियर स्ट्रेन, बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है डायमेंशन ऑफ डायनेमिक विस्कोसिटी, तो डायनेमिक विस्कोसिटी की जो डायमेंशन होती है kg/मीटर/सेकेंड। kg आपका kg के लिए m, मीटर के लिए l और इसके लिए t, तो m/l-1 t-1, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है, kg/मीटर/सेकेंड उसकी यूनिट होगी, ठीक है। 104 कंटिन्यूटी इक्वेशन इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन, जो कंटिन्यूटी इक्वेशन है वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड है, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है डिस्चार्ज ओवर ए ट्राइंगुलर नोच और वियर इज गिवन बाय, जो ट्राइंगुलर नोच और वियर है उसके लिए डिस्चार्ज का जो रिलेशनशिप होगा वो आपका एक्सप्रेशन होगा 8/15 CD कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज √2g tan थीटा h⁵ 5/2, तो डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है इन लॉन्ग एंड शॉर्ट वॉल मेथड ऑफ एस्टिमेट द लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल इज द सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द वॉल एंड, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। इसको अगर हम देखें अगर ये मेरा बिल्डिंग प्लान है, ठीक है, और विड्थ ऑफ वॉल अगर हमारी W है, तो सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है वो आपकी गिवन है, ठीक है। लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड में जो आउटर टू आउटर डिस्टेंस होती है वो तो मेरी होती है लॉन्ग वॉल, और जो इनर टू इनर होगी वो होती है मेरी शॉर्ट वॉल, ठीक है। तो लॉन्ग वॉल अगर मुझे चाहिए तो इधर मैं सेंटर इधर W/2 ऐड करूंगा, इधर W/2 ऐड करूंगा, तो लॉन्ग वॉल क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी सेंटर टू सेंटर प्लस W/2 प्लस W/2, और ये हो जाएगी प्लस W, ठीक है। अब यहाँ पर दो ऑप्शन है जो आपके सही हो सकते हैं। ए ऑप्शन है विड्थ ऑफ वॉल
आप अल्टीमेटली एंड में जाके आप विड्थ ऑफ वॉल को ही ऐड कर रहे हो, लेकिन ये कब करेक्ट होगा, जब आपकी दोनों तरफ से वॉल की विड्थ सेम है, ठीक है, तब वो एक विड्थ ऑफ वॉल इन जनरल दोनों के लिए एक ही बात हो जाएगी। लेकिन दोनों तरफ अगर आपकी विड्थ अलग अलग है तो उस केस में फिर आपका जो अप्रोप्रिएट होगा वो होगा हाफ विड्थ ऑफ वॉल ऑन ईच साइड। अगर यहाँ की विड्थ अलग है, यहाँ की विड्थ अलग है, तो फिर हम उसको टोटल विड्थ ऑफ वॉल नहीं बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, ईच साइड, हर तरफ की जो वॉल है उसकी आधी आधी विड्थ को हम ऐड करेंगे। तो इसी वजह से इसमें जो आपका आंसर होगा वो आपका सी होगा, ठीक है। कब आपका सी आंसर होगा, जब आपकी दोनों विड्थ ऑफ वॉल अलग अलग होंगी। अगर दोनों विड्थ ऑफ वॉल सेम है तब आपका उस केस में ए ऑप्शन भी सही हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कुछ मेंशन है नहीं, ठीक है, कि दोनों तरफ की विड्थ ऑफ वॉल सही है या सेम है या डिफरेंट है, ठीक है। तो अगर दोनों तरफ की विड्थ ऑफ वॉल सेम है तब तो ए ऑप्शन भी आपका सही है, लेकिन अगर जनरलाइज हम बात करें तो उस केस में फिर आपका सी ऑप्शन सही है। तो जो अप्रोप्रिएट आपका आंसर है वो आपका क्या होगा, सी। नेक्स्ट, what is the total pressure on a plane surface inclined at an angle theta with the horizontal, ठीक है। तो प्रेशर का टोटल प्रेशर आपसे पूछा है किसी प्लेन सरफेस पे जो कि थीटा डिग्री एंगल पर इंक्लाइंड है। अब प्रेशर आपका स्केलर क्वांटिटी और ये हमेशा सरफेस पे परपेंडिकुलर लगेगा, तो इस वजह से यहाँ पर जो आपका जो प्रेशर की वैल्यू आएगी वो आएगी P इंटू ए, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट इज व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट रेशियो बिटवीन द स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट कॉन्क्रीट एट 7 days एंड 28 days। कॉन्क्रीट की 7 दिन और 28 दिन की जो स्ट्रेंथ है उनका रेशियो क्या होगा, तो 28 दिन की कंपैरिजन में जो 7 दिन की स्ट्रेंथ होती है वो होती है 2/3। तो जब आप रेशियो लोगे तो यहाँ पर आपका क्या जाएगा, 2/3 स्ट्रेंथ, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट है विद रेफरेंस टू द नेटवर्क शोन इन गिवन फिगर विच स्टेटमेंट इज करेक्ट। आपको एक नेटवर्क गिवन है और आपसे बोल रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो एक बार हम चेक करते हैं, इवेंट 3 and 4 अकर्स आफ्टर 2। जब दूसरा वाला इवेंट हो जाएगा उसके बाद में 3 और आपके 4 हुए, ठीक है, दूसरा होने के बाद में 3rd और 4th आपके इवेंट होंगे। इवेंट तो ये आपका सही है, इवेंट 7 कैन अकर आफ्टर इवेंट 4। जब आपका इवेंट 4 होगा उसके बाद में इवेंट 7 होगा, ये भी आपका सही है। इवेंट 5 फॉलो इवेंट 3, जब आपका इवेंट 3 होगा उसके बाद में ही 5 होगा, तो ये भी आपका सही है। सी में आप देखोगे इवन 7 प्रेसीड्स इवेंट 6, ये बोल रहा है कि 6th वाला इवेंट होने के बाद में 7th इवेंट होगा। यहां अगर आप देखोगे तो 7 के बाद में आपका 6th इवेंट है, ठीक है, तो ये आपका इनकरेक्ट है। और पूछा क्या है यहाँ पे कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही होगा, यही आपका इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। यही बोल रहा है कि 6th वाला जो 7th वाला इवेंट है वो 6th वाले इवेंट के बाद होगा, जबकि 6th वाला इवेंट किसके बाद में हो रहा है, 7th वाले इवेंट के बाद में, ठीक है, तो सी ऑप्शन यहां पर सही होगा। नेक्स्ट है द डिस्चार्ज थ्रू फुली सबमर्ज्ड ओरिफिस इज, तो फुली सबमर्ज्ड ओरिफिस के लिए जो डिस्चार्ज का रिलेशन है वो होगा सी डी बी H2 माइनस H1 इंटू √2 GH। द प्रेशर मेजर्ड अबाउ द एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर इज टर्म्ड एज, एब्सोल्यूट जीरो प्रेशर से ऊपर जो आप प्रेशर मेजर करते हो वो आपका क्या होगा। तो अगर हम यहाँ पर, ये मेरा एब्सोल्यूट जीरो है, यहाँ पर मेरा एटमॉस्फेरिक है, ठीक है। अगर मैं एब्सोल्यूट जीरो से ऊपर प्रेशर मेजर करता हूँ तो ये हो जाएगा मेरा एब्सोल्यूट प्रेशर। यहाँ से अगर मेजर करते हैं तो गेज प्रेशर, और इससे अगर नीचे की तरफ हम जाएंगे तो वैक्यूम। आपसे पूछा है मेजर्ड अबाउ एब्सोल्यूट जीरो, तो यहां पर जो आपका सही ऑप्शन होगा वो होगा एब्सोल्यूट प्रेशर। नेक्स्ट, नंबर ऑफ लिंक्स इन ए रेवेन्यू चेन। रेवेन्यू चेन में कितने नंबर ऑफ लिंक्स होंगे, तो हमारे 16 लिंक्स होते हैं रेवेन्यू चेन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द क्वाड्रेंशियल बेयरिंग ऑफ ए लाइन इज नॉर्थ 38 डिग्री ईस्ट देन द होल सर्कल बेयरिंग ऑफ लाइन, ठीक है। फिर से सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन आया जैसा इससे पहले आया था। क्वाड्रेंशियल बेयरिंग आपको गिवन है नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। नॉर्थ ईस्ट में आपको गिवन है, नॉर्थ ईस्ट में देख लिया हमने 38 डिग्री, ठीक है। तो आपसे होल सर्कल बेयरिंग पूछिए, तो होल सर्कल बेयरिंग आप हमेशा नॉर्थ से मेजर करते हो और ये भी नॉर्थ ईस्टर्न है, तो जो आपका 38 डिग्री है वही आपकी होल सर्कल बेयरिंग हो जाएगी, तो ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा।
ड्यू टू चेंज इन प्राइस लेवल ए रिवाइज एस्टिमेट इज प्रीपेड इफ द सैंक्शन एस्टिमेट, जो सैंक्शन एस्टिमेट है उससे आपका कितना डिफ्लेक्ट अगर होगा तब हम रिवाइज एस्टिमेट बनाएंगे। तो 5% डिफ्लेक्शन पर जो आपकी सैंक्शनिंग कॉस्ट है उससे 5% अगर चेंजेस आ रहा है जो आपकी एक्चुअल कॉस्ट है, तो उस केस में हम रिवाइज एस्टिमेट बनाते हैं। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है यूनिट हाइड्रोग्राफ थ्योरी वाज गिवन बाय, तो एल के शर्मा ने ये आपकी थ्योरी दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू लेसी सिल्ट थ्योरी पेरीमीटर पी ऑफ चैनल इज प्रोपोर्शनल टू, फिर से सेम कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन आया। जो पेरीमीटर पी है वो आपने अभी निकाला ही था 4.75 अंडर रूट क्यू, तो क्यू से किस तरीके से प्रोपोर्शनल है, क्यू की पावर 1/2, तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट है कैनाल विच इज अलाइंड एट राइट एंगल टू कंटूर इज कॉल्ड, कंटूर के राइट एंगल पे जो आप कैनाल अलाइन करते हो, जैसे ये कंटूर्स हैं, ये भी कंटूर है, तो इसके जो राइट एंगल पे हम कैनाल अलाइन करेंगे वो हमारी होती है साइड स्लोप कैनाल। ठीक है, दो कंटूर के बीच में परपेंडिकुलर जो आप कैनाल ड्रॉ करते हो, जो आप अलाइन करते हो वो आपकी साइड स्लोप कैनाल होगी। नेक्स्ट इज ए क्रॉप रिक्वायर्ड ए टोटल डेप्थ ऑफ 90 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। ठीक है, फॉर ए बेस पीरियड 110 डेज, द ड्यूटी ऑफ वाटर, वाटर की जो ड्यूटी आपसे पूछी है, तो डेल्टा इक्वल टू 8.64 B/D। ठीक है, D हमें चाहिए, D इज इक्वल टू 8.64 इंटू B अपॉन डेल्टा। B आपको गिवन है 110 डेज और डेल्टा आपको गिवन है 90 सेंटीमीटर। जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो D की वैल्यू आ रही है हमारी 1056 हेक्टा पर क्यूमेक। सेम क्वेश्चन का सेम रिलेशनशिप इसी पेपर में आपसे पूछा भी गया और उसी के बेस पे यहाँ पर आपसे न्यूमेरिकल सोल्व करवा लिया। गैरेट डायग्राम्स आर बेस्ड ऑन, गैरेट डायग्राम किस पर बेस्ड होंगे, तो गैरेट डायग्राम्स आपकी कैनेडी थ्योरी पर बेस्ड होते हैं। एंड लास्ट क्वेश्चन इज क्रिप्लेन थ्योरम्स इज ऑल्सो नॉन एज, तो क्रिप्लेन थ्योरम को हम 3 मोमेंट इक्वेशन से भी जानते हैं, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने सॉल्यूशन डिस्कस किया जो आज आपका पेपर हुआ था। होपफुली आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।